पाकिस्तान की ईवल आई थी हमेशा, जैसे आपको पता है वो 65 हो 71 हो हर एक जगह उन्होंने पहले एग्रेशन किया है एंड दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू नो दे पार्शली सक्सीडेड इन कारगिल एज वी ऑल नो। तो ऐसा ही वो अटेम्प्ट चाइनीज़ के साथ मिलके वो सियाचिन ग्लेशियर के एरिया को वो कब्ज़ा करना चाहते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी से तब कंफर्म हुआ एंड देन द इंडियन आर्मी टुक अ डिसीजन एंड ओवरनाइट the troops were moved in helicopters to occupy the heights which range from anything between 15,000 to 22,000 feet. And कोई लॉजिस्टिक बेस नहीं था, कुछ नहीं था। सप्लाई सारी जो थी वो एयर से थी, हेलीकॉप्टर से थी, और हेलीकॉप्टर उस हाइट के ऊपर जो हैं वो उनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। जो सोल्जर्स थे उन्हें हमने वहाँ पीक्स पे एयर ड्रॉप किया, अलग अलग पीक्स पे। जी हाँ। सो दैट वी कुड कॉन्कर ऑल दिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल दैट। यस, ऐसा था। दे वर ड्रॉप्ड बाय हेलीकॉप्टर, तो दो तीन तीन की टीम ऐसे करके हमने उनको ड्रॉप किया था। और क्योंकि रास्ता तो था ही ना, नेली हमने जो उनकी लाशें गिनी, जब उनकी तकरीबन 43 या 44 लाशें हमने उनकी गिनी जाते हुए वो जो लेके जा रहे थे। You see, we can't afford, we cannot trust the Pakistanis as you know, because continuously 3 महीने से ज़्यादा आदमी नहीं रह सकता। So हमारे जो सोल्जर्स की टेन्योर होती है वो 90 डेज़ की होती है, और वो 90 डेज़ के बाद उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, और उस 90 डेज़ में ही लोगों का वज़न एज मच एज 20 से 25 किलो कम हो जाता है। ओह माय गॉड। ड्राइविंग डीप विद लिविंग नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बड़ी ही दिलचस्प शख्सियत लेके आए हैं आपके पास, जिनकी लाइफ अपने आप में एक एग्जाम्पल है। हमने आपको सांचू बॉर्डर वाला भी एक एपिसोड दिखाया था, बहुत इंटरेस्टिंग बना था। अगर नहीं देखा हो तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू कैन गो एंड चेक दैट आफ्टर दिस एपिसोड। ऐसे ही जैसे सांचू बॉर्डर है, ऐसे एक बहुत क्रूशियल बॉर्डर पोस्ट है हमारी, वो है सियाचिन। और सियाचिन पोस्ट जो है वो that is not taken care by BSF, आर्मी टेक्स केयर ऑफ दैट पोस्ट। और सियाचिन की जो कंडीशंस होती हैं वो इतनी टफ होती हैं कि कोई भी आर्मी पर्सनल वहाँ एक बार पोस्टिंग ले ले तो जनरली दोबारा नहीं जाना चाहता। पर हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो एक नहीं, दो नहीं, उन्होंने अपने कैरियर टाइम में 3 बार सियाचिन की पोस्ट ली है और बहुत बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए ही वॉज पोस्टेड अगेन एंड अगेन ओवर देयर। और क्या आपको मालूम है कि सियाचिन में बड़ी एडवर्स सिचुएशन हो जाती अगर हमारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमें सही टाइम पे ना मिलती। थिंग्स कुड हैव बीन रियली वर्स। क्या थी वो कहानी, कैसे ऐसा हो सकता था, और कैसे इंडिया ने सियाचिन को कारगिल बनने से पहले ही रोका, ये सारी जानकारी आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगी। साथ में एडिंग वन मोर फेदर टू हिज कैप, वैसे दे आर मैनी फेदर्स बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 2, रेस्ट हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। ही ब्रॉट पिकल बॉल गेम टू नॉर्थ इंडिया एंड ही इज़ मेकिंग इट पॉपुलर एंड ही हैज़ गॉट एन अकेडमी। बच्चों को भी सिखा रहे हैं, साथ में NGO रन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, लेस प्रिविलेज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और आपको बता दूं कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं, उसके बावजूद ये सब काम कर रहे हैं। तो ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू अस। ही इज़ लीडिंग अ वेरी हेल्दी एंड इंस्पिरेशनल लाइफ एट द एज ऑफ 72 एंड वी प्रेजेंट टू यू ब्रिगेडियर HPS बेदी, द इंडियन आर्मी वेटरन। सर जी स्वागत है। Thank you, Rahul, for having me on your show today on your channel. It's a great privilege for me and an honor that you decided to have a chat with me today. And thank Sir, you. you have such an inspirational story, so we had to come. Yes.
yes, God has been kind, and He's still very kind to me, and that is why whatever you have just described, I can able to do it with due humility, with my best effort and my best passion. तो सर हमें बताइए पहली बार आप सियाचिन पे आपकी पोस्टिंग कब हुई और ऑपरेशन मेघदूत क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। राहुल, एक्चुअली 79 की बात है कि मैं पहली बार ही एज अ कैप्टन पोस्ट हुआ था ये लेह लद्दाख एरिया में। एक बड़ी इलस्ट्रियस रेजिमेंट है जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, वो है लद्दाख स्काउट्स। तो उसमें मेरी पोस्टिंग हुई थी एंड बेसिक रोल जो लद्दाख स्काउट्स का ये होता है वो होता है कि वो जितने भी हाई माउंटेन पासेस होते हैं उनको वो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और वहाँ ऑपरेट करते हैं। सो ये जितना भी एरिया अभी जो सियाचिन ग्लेशियर और ये गालवान वैली और ये जो अभी चाइनीज़ के साथ इशू हुआ है, ये सारा का सारा एरिया ये हमारी रेजिमेंट ही उसको कवर करती थी और उसकी निगरानी रखती थी। तो उस शानदार रेजिमेंट में मेरी पोस्टिंग हुई एज अ कैप्टन। यस, और उस टाइम जैसे कि अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी है, सर्विलेंस है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, विंटर क्लोथिंग है, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वी यूज्ड टू बी इन आवर नॉर्मल विंटर क्लोथिंग और ये पूरा एरिया हम उसको पेट्रोलिंग करते थे और उसको अंडर सर्विलेंस रखते थे। सर टेम्परेचर क्या जाता होगा? टेम्परेचर जो है वही एडवर्स कंडीशंस थी। इट वेरीज फ्रॉम एनीथिंग बिटवीन -20 to -50 एंड -50 व्हाई आई सेड बिकॉज ऑफ द विंड चिल फैक्टर। होता तो 30-32 डिग्रीज माइनस होता है, लेकिन विंड के साथ चिल फैक्टर के साथ वो -50 तक पहुंचता है। सो वो मेरी पहली टेन्योर थी एज अ कैप्टन। एंड यू रिमेन्ड देयर फॉर हाउ मेनी टाइम? दैट इज अगेन हमारी नॉर्मल पोस्टिंग जो होती है वो 2 साल की होती है। हाँ, बट उसमें 2 साल पूरे बर्फों वगैरह में नहीं रहना पड़ता है, बेस होते हैं, कैंप्स होते हैं, अपना वो होता है। बट यस, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी ऑपरेट इन दोज एडवर्स कंडीशंस होती है। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो जब उस टाइम ये ऑपरेशन मेघदूत जिसकी आपने बात की है वो डिक्लेयर हो चुका था। इसकी कहानी ये है कि जो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा एरिया है जो कि स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बोथ फ्रॉम द चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पाकिस्तानीज पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसलिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा टफ और डिफ़िकल्ट एरिया है कि कभी लोगों ने सोचा ही नहीं था। एंड स्पेशली जब 1949 में हमारा 48 एग्रेशन के बाद अकॉर्ड हुआ था, तो इस एरिया को इट वाज जस्ट लेफ्ट एंड सेइंग के 0.9 NJ9842 एंड बियॉन्ड लाइन लाइक दैट, सो एंड दिस इज वेयर इट फेल। तो वो किसी ने सोचा ही नहीं कि उसके ऊपर भी कभी कोई जाएगा या कोई ऑक्यूपेशन होगी। In fact, it is a mountainous area. There are very important peaks over there, which is a great challenge for the mountaineers of the world. So, लेकिन पाकिस्तान की ईवल आई थी हमेशा, जैसे आपको पता है, वो 65 हो 71 हो, हर एक जगह उन्होंने पहले एग्रेशन किया है। एंड दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड दे पार्शली सक्सीडेड इन कारगिल एज वी ऑल नो। तो ऐसा ही वो अटेम्प्ट चाइनीज़ के साथ मिलके वो सियाचिन ग्लेशियर के एरिया को वो कब्ज़ा करना चाहते थे। एंड दिस इज़ ये है 1982-83 की बात है, जबकि ये उन्होंने तैयारी की, प्लान बनाई कि हम इस एरिया को कैप्चर करें। मैं जाना नहीं चाहूँ, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता कि उसकी क्या स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस है, बट इट इज़ ऑल वेल नोन, इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड। But yes, it's good enough to say that it's very strategically important for us, and that is why they wanted to come. And जो main Saltoro range है उसके ऊपर dominating heights है, उसके ऊपर वो आना चाहते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी से तब कंफर्म हुआ, तो वो ऐसा था कि ये रिपोर्ट्स पता लगी कि ऐसे ऐसे वो कुछ ख़रीदा फरोख्त कर रहे हैं, विंटर की कोई तैयारी कर रहे हैं। तो उस टाइम आर्मी ने, हमारे एक बड़े मशहूर माउंटेनियर थे कर्नल कुमार, एन कुमार,
तो उनको टास्क दिया गया कि जाके आप रेकी कीजिए और बताइए कि उधर क्या है क्या नहीं है। तो फिर उन्होंने कुछ अपने सिविलियन पोर्टर्स लेके वहाँ जाके रेकी की, और जब उन्होंने जाके देखा तो वहाँ ट्रेल साइंस थे, टेल टेल साइंस थी, उधर रैपर्स मिले, ये मिले, तो पता लगा। और जब ये पता लगा कि वहाँ कोई ना कोई आए हैं और वहाँ ऑपरेशन किसी ने किया है या ऑपरेट किया है उस इलाके में, तो इट वाज देन फर्दर कंफर्म्ड कि यस, द पाकिस्तानीज हैव अलाउड the foreign people, saying that this is our area and you can go and do expeditions. तो फिर कंफर्म हो गया। जब हमें पता लगा कि वो अपनी फौज के लिए ये इक्विपमेंट ले रहे हैं, तो 2 and 2 things were put together, and then the Indian Army took a decision, and overnight the troops were moved in helicopters to occupy the heights which range from anything between 15,000 to 22,000 feet. And कोई लॉजिस्टिक बेस नहीं था, कुछ नहीं था, सप्लाई सारी जो थी वो एयर से थी, हेलीकॉप्टर से थी, और हेलीकॉप्टर उस हाइट के ऊपर जो हैं वो उनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। सो इट रियली इज़ 1/4 of the load that they can carry. So with great difficulty we were able to hold the Saltoro range. एंड पूरे 84, 85 और 87 तक, 3-4 साल तक, दे कंटिन्यूड टू हैव मेक एफर्ट्स टू डिसलॉज अस फ्रॉम द पोस्ट, एंड स्लोली, एज यू नो, द वे द इंडियन आर्मी इज लेड बाय young officers, determined officers, and the men full of courage and valor. So we were able to hold on, and they were beaten back. तो मतलब जो हमारे जो सोल्जर्स थे उन्हें हमने वहाँ पीक्स पे एयर ड्रॉप किया, अलग अलग पीक्स पे, जी हाँ, सो दैट वी कुड कॉन्कर ऑल दिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल दैट। यस, ऐसा था। दे वर ड्रॉप्ड बाय हेलीकॉप्टर, जो 2-2, 3-3 की टीम, अच्छे ऐसे करके हमने उनको ड्रॉप किया था। और क्योंकि रास्ता तो था ही ना, बिकॉज ये जो है ना, ये एक जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आप मैं ये हमारी जो आइस की स्लैब नहीं होती जो हम पहले होती थी जब खरीदते थे हमारे सारी जगह पे, तो इट इज ए आइस स्लैब ऑफ 74 किलोमीटर्स लेंथ। द ग्लेशियर इज अ 75 किलोमीटर्स ऑफ आइस स्लैब। तो उसके ऊपर कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं था, कोई बेस कैंप नहीं थे, साथ में ट्रांजिट कैंप्स नहीं थे। सो दिस वाज द ओनली वे, एंड इट इज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट दीज बॉयज हेल्ड ऑन, एंड देयर वर लॉट ऑफ कैजुअलिटीज. Because but of course the only plus point was that this was in the summer of 84, and so therefore the weather was slightly tolerable compared to a winter, and that is why we were able to hold on. And since then till September of 2004, and that also happened to be a landmark event which happened during my tenure as the Siachen Brigade Commander, that the first time we had a ceasefire. So ये और मेरी, जैसे मैं आपको बता रहा था, नहीं तो अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो जैसे कारगिल में था कि इतनी टॉप पीक्स पे पाकिस्तानी सोल्जर्स आ गए थे, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ना होती तो हमारे सोल्जर्स नीचे रहते और वो पीछे से ऊपर आके उसको कवर कर लेते, सारा कॉन्कर कर लेते। एम आई राइट? यस, लेमन लैंग्वेज में वही है कि जैसे कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियां को उन्होंने कर लिया, आके बैठ गए थे, कैप्चर कर लिया था, और हमें उनको काउंटर अटैक करके निकालना पड़ा, which was not easy at all. Which was not easy. यहाँ भी उनकी यही तैयारी थी टू कैप्चर, वही जो पोस्ट हमने फिर पकड़ी, वो उन्होंने उनको भी ट्राई किया कैप्चर करने के लिए, और एक हाँ मारे गए, कई जगह उनको हमने खदेड़ा। सो ये उसकी ऑपरेशन मेघदूत की हिस्ट्री है इन ब्रीफ। मेरी दूसरी पोस्टिंग जो है, एनी डाटा अवेलेबल सर, हमने कितने पाकिस्तानी मारे होंगे वहां से? अभी उसकी तो लॉन्ग लिस्ट है, बोथ साइड्स, इट इज़ नॉट दैट ओनली देम, हमारे भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं फायरिंग के साथ। इनफैक्ट सियाचिन बेस कैंप में एक बहुत बड़ा वॉर मेमोरियल है, जिसमें कि हर एक जो हमारे साथी हैं जिनकी वहाँ शहादत हुई है और जहाँ शहीद हुए हैं, उनके नाम और सब कुछ लिखे हुए हैं। तो ये मेघदूत की कहानी है।
आपने पूछा मेरी दूसरी पोस्टिंग जो हुई वो फिर तब तक जो था ये था, दिस इज़ इंसिडेंट ऑफ 92-93। जब मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बना तो फिर मेरी जो यूनिट है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, तो उसमें मैं एज ए सेकंड कमांड पोस्ट हुआ था। तो वो सदर्न ग्लेशियर अभी जो है पूरा जो ग्लेशियर का इलाका है सियाचिन का, उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड सदर्न। तो हमारी बटालियन जो है वो सदर्न ग्लेशियर में डिप्लॉयड थी। तो उस टाइम फिर पाकिस्तान ने हमारी एक पोस्ट थी ओपी, तो उस पोस्ट को बहादुर ओपी कहते हैं उसको, उस पोस्ट को उन्होंने धोखे से कैप्चर करने की कोशिश की। इनफैक्ट उनके 2 जो स्नाइपर हैं वो पोस्ट के पास आ चुके थे ना। वो एक्चुअली पोस्ट थी जो विंटर वेकेटेड होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो नॉर्मली तो अभी जुलाई का टाइम था, अभी बर्फ़ उतरी नहीं थी, तो उन्होंने एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं आई थी। हाँ, नहीं आई थी। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पीछे नीचे रोप्स लगा के और उसके ऊपर वो तैयारी करते हुए और उन्होंने कैप्चर कर ली थी। लेकिन हमें टाइमली पता लगा, बट एनीवे वी हैड टू लॉन्च एन ऑपरेशन, उसको बोलते थे ऑपरेशन त्रिशूल शक्ति। तो उसमें भी हमने उनके नेली हमने जो उनकी लाशें गिनी, जब हमने देखा अगले दिन, जब हम 2 दिन के बाद जब हम उधर पहुंचे, तो फिर हमने देखी कि हमारी आर्टिलरी की वजह से, हमारी डायरेक्ट फायरिंग की वजह से उनकी तकरीबन 43 या 44 लाशें हमने उनकी गिनी जाते हुए वो जो लेके जा रहे थे। तो और हमारे हेलीकॉप्टर पायलट्स, हमारे अपनी यूनिट के ऑफिसर और सबको हमें 6 सेना मेडल, 3 विशिष्ट सेवा मेडल, कमेंडेशन कार्ड्स से किया गया था, सम्मानित किया गया था वो ऑपरेशन पे। तो वो मेरा सेकंड टेन्योर था एंड वेल इनटू द बैटल। यस, मतलब हमें यहाँ लग रहा है इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको पता है कि हाउ स्केरी इट माइट हैव बीन, और किन किन चीज़ों से आप जूझे होगे, क्या क्या आपने वहाँ देखा होगा, आपकी फैमिली क्या कहना चाहिए, प्रेशर और स्ट्रेस से गुजरी होगी उस समय। ये तो फिर हमारी एक फौजी की ज़िंदगी का एक हिस्सा है एंड हमें ये तो सारी चीज़ें जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी आदत से पड़ जाती है, और ये चैलेंजेस फेस करना ही एक बहादुर सिपाही की खूबसूरती है और खूबी है। तो वो हमने टास्क करने में हमें कोई रोक नहीं सकता है। यू आर ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। यस, वी आर ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, ये है। एंड ये थी मेरी सेकंड टेन्योर। उसके बाद मैं जो मानता हूँ वो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा हाईएस्ट कैरियर पॉइंट वो था जबकि मुझे सियाचिन ब्रिगेड कमांड करने का मौका दिया गया। सो दैट वाज अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी एंड सो आई वाज देयर अगेन इन 2003 टू एंड ऑफ 2004, अर्ली 2005। सो वो एक मुझे बड़ी सेटिस्फाइंग एक टेन्योर मेरी, और वो कमांड जो मुझे मिली वो मेरे लिए हमेशा सदा याद रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत कुछ हुआ। अच्छा, हाँ, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट एक्टिव ब्रिगेड, फायरिंग, ऑपरेशन, आर्टिलरी, एवरीथिंग, लॉजिस्टिक चैलेंजेस होते हैं उसमें। तो वो करने का मौका कुछ ही सौभाग्य ब्रिगेडियर्स को मिलता है। और वो मुझे जो मान मिला और शान मिली वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। दिस इज इंटरेस्टिंग सर। उसमें बताओ क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? देखिए, चैलेंजेस ये होते हैं, एक तो नॉर्मल ब्रिगेड के बनिस्बत वहाँ नंबर ऑफ ट्रूप्स जो होते हैं वो 3 टाइम्स होते हैं, प्लस कंटिन्यूस ट्रेनिंग चलती रहती है, इंडक्शन, डी इंडक्शन, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स, देन एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सारा कुछ एयर मेंटेन्ड है वहाँ, और चंडीगढ़ उनका बेस है, वहाँ से उनको एयरफोर्स के साथ मिलाप। तो then there are a lot of VIP visits. In fact, I was very fortunate that the first ever chief commander of the Indian Army, the President, Honorable President Mr. AJS, Dr. AJS Kalam, he visited me, and that was the first ever president who visited the Siachen Glacier. This is interesting. Yes, so that was again an honor and privilege for me. And मेरी ही टेन्योर में फिर
सीज फायर हुआ। अच्छा ही। हाँ जी, सितंबर 2003 में। तो दैट वाज उसने मुझे कुछ और ही पहलू फिर देखने को मिला, जहाँ की फायरिंग बंद हो गई, सब कुछ होगा। तो देन इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो आई हैड अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस ऑफ द कमांड ऑफ दैट ब्रिगेड। सर सीज फायर के बाद हम कह सकते हैं दिस इज अ काम पोस्ट नाउ और नॉट? Yes, now the main challenge is the weather. ओके। You see, we can't afford, we cannot trust the Pakistanis, as you know, because they will always be, seeking some kind of an opportunity to create trouble for us. So, इसलिए हमें वैसे ही सतर्क और वैसे ही होशियार रहना पड़ता है, जैसे कि कोई एक्टिव लाइफ और पोस्ट हो। तो उसको पीस नहीं कह सकते, बट ओनली थिंग इज कि अभी फायरिंग नहीं होती। we don't fire artillery, we don't fire direct weapons, but हम पूरी रात भर 24 घंटे जो है उसके ऊपर हमें सतर्कता से रहना पड़ता है। We have to be very vigilant and face the challenges of the weather. As I told you, -53 degrees, then crevices, avalanches. नेचर तो अपना काम करेगी। अभी सीज फायर है, कोई फायरिंग नहीं हो रही है और गॉड फॉरबिड वहाँ से फायर स्टार्ट हो जाता है, तो आप क्या करते हो? देयर इज सम डॉक्यूमेंट्री ऑन इट, मतलब यू डॉक्यूमेंट और यू टेल देम, और इधर से फायर हुआ तो इधर से हम जवाब देते हैं? ऐसा होता है कि जब अगर वो ऐसे सीज फायर की वायलेशन करते हैं, कई जगह करते हैं, पंजाब में भी करते हैं, JNK में तो बहुत करते हैं। तो वो क्या होता है कि पहले जो एक हॉटलाइन है हमारी, उनके जो DGMO और DGMO से, तो उसके ऊपर इमीडिएटली उनके साथ संपर्क होता है और उनको बताया जाता है कि ये नहीं करना है। लेकिन अगर बट लोकल कमांडर्स को ये हुक्म होते हैं कि अगर ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग या ऐसा कोई इफेक्ट वो करें तो इमीडिएटली रिटेलिएट करना है। बट देन इट इज़ टू बी विद ग्रेट कॉशन एंड ड्यू परमिशन फ्रॉम योर सीनियर कमांडर्स। यस, बट सियाचिन एरिया में मैं अभी कह सकता हूँ कि उसके बाद कभी ऐसा सुना नहीं है कि किसी भी दोनों साइड में से या किसी साइड से ये वायलेशन हुआ हो। JNK में करते हैं कुछ पोस्टों के ऊपर, वो होता है, बट देन इट इज़ लोकली रिजॉल्व्ड। सर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस ओवर देयर? मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस ऑब्वियसली इन आर्मी एंड एट दैट कंडीशंस, और बाकी आपकी लाइफ में कि एज आई नो यू आर 72 ईयर्स ऑफ एज, और वहाँ क्या फिटनेस के आपने लेसन्स लिए? क्या वही अभी कामयाब हैं, उसी पे आप चल रहे हैं, या आपको कुछ और चैलेंजेस भी आए? और व्हाट इज़ योर फिटनेस मंत्रा? कि मेरे को ये भी मालूम चला है कि आप 100 किलोमीटर्स तक साइकिलिंग कर लेते हैं। राहुल, ऐसा है कि अंडर सच एडवर्स सर्कमस्टेंसेस इट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल फिटनेस, मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर मेंटल रोबस्टनेस विच मैटर्स। एंड वही एक सबसे बड़ा लेसन मैंने वहाँ सीखा है। आर्मी में तो सीखते ही हैं, लेकिन वहाँ तो वो लेसन केम अप एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सर्वाइवल। आपको शायद पता होगा कि वहाँ जो इन हाइट्स के ऊपर कंटिन्यूसली 3 महीने से ज़्यादा आदमी नहीं रह सकता है। सो हमारे जो सोल्जर्स की टेन्योर होती है वो 90 डेज़ की होती है, और वो 90 डेज़ के बाद उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। और उस 90 डेज़ में ही लोगों का वज़न एज मच एज 20 से 25 किलो कम हो जाता है। ओह माय गॉड। यस, इट इज़ बिकॉज वन, वहाँ प्रॉपर पूरा खाना तो मिलता नहीं है, तो वी हैव टू बी ऑन वेरियस अदर डाइट्स। हालांकि बड़ी कोशिश होती है कि हम फ्रेश पचाएं, अभी तो बहुत फ़र्क पड़ गया है, लेकिन सारा टिंड फूड है। अच्छा, फिर भूख नहीं लगती है बिकॉज मेन एक्सरसाइज नहीं है, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, फिर ठंड है। थोड़ा सा भी अगर आप बॉडी पार्ट को खोल देंगे, आप दस्ताना खोल देंगे या कोई ऐसी गलती करेंगे या आपका कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज हो जाएगा तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, फिर वो पार्ट काटना पड़ता है, उंगलियां कट जाती हैं लोगों की। सो इसलिए व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर मेंटल कंडीशनिंग, which then commands your body to behave in a certain manner. तो वो जो चीज़ है वो वहाँ बहुत ही एक लेसन है जो एक सोल्जर वहाँ सीखता है कि भी अपनी बॉडी को कैसे ठीक रखना
और कैसे उन हार्डशिप्स को मेंटली जो है उनको बर्दाश्त करने की आदत है। सर तो जो ये मेंटल फिटनेस है, आप इस पे कैसे काम करते हो और बाकी सोल्जर्स को कैसे मेंटली फिट रखते हो कि वो फिजिकल एंड्योरेंस उनमें आए? देखो ऐसा है कि बोथ हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बोथ मेंटल टफनेस एंड फिजिकल फिटनेस, एंड बोथ इफ यू आर फिजिकली फिट, यू आर वेल ट्रेन्ड, ऑब्वियसली योर माइंड विल ऑल्सो बी मोर स्ट्रॉन्गर। तो हमारे क्या है कि वहाँ की ट्रेनिंग ही अलग होती है। ओके। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि आपको, जैसे मैंने बताया है कि वहाँ ट्रुप्स हमेशा ही अंडर ट्रेनिंग, अंडर एक्लिमेटाइजेशन रहते हैं, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड। एंड क्योंकि टर्नओवर फास्ट है, तो इसलिए ऊपर नीचे लोग आते जाते रहते हैं, और जो नीचे बीच में होते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग है, जैसे स्नो क्राफ्ट है, रैपलिंग है, हाउ टू क्रॉस द क्रेविस है, ऐसी सारी जो भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वहाँ हमारे एक सियाचिन बैटल स्कूल है, वो वहाँ होती है। और उसके लिए जो इंस्ट्रक्टर, जो हमारा एक आर्मी का हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर स्कूल है गुलमर्ग में, अच्छा। तो वहाँ पूरी जो ट्रेनिंग है, वहाँ के उस्ताद, वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स आके बेस कैंप में आके ट्रेन करते हैं। और जैसे मैंने बताया, जो हमारी लद्दाख स्काउट रेजिमेंट है, उनके जो लड़के हैं, क्योंकि वो लोकल हैं, वो आके जो बाकी ट्रुप्स हैं, क्योंकि सारे ट्रुप्स हैं हमारे, डोगरास हैं, सिख्स हैं, मद्रास है, बिहार है, ये सब ट्रुप्स जाते हैं इंटर्न। तो इनको तो आदत नहीं है वहाँ की, तो वहाँ के जो हमारे लद्दाख स्काउट्स के लड़के हैं वो इनको सबको ट्रेन करते हैं। उसके बाद मेडिटेशन कराया जाता है? जी हाँ, मेडिटेशन, योगा, ताकि अपने आप के ऊपर विश्वास राहुल तभी आता है, आप फिजिकली जितना मर्जी फिट हो जाओ, अगर आप मेंटली कमज़ोर हैं तो फिर टूट जाओगे। और दूसरी बात कि वहाँ बडी कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी काम अकेले नहीं वहाँ होता है, हमेशा बडी के तौर पे होता है। और पूरी इसको बोलते हैं, अगर 5-6 लोग चलते हैं तो उसको रोप बोलते हैं, रोप। तो वो एक रोप के साथ बंधे हुए जाते हैं। तो बडी तो है कि अगर हमने रात को बाहर जाना है तो अकेले नहीं जाना है, वो दोनों इकट्ठे जाना है। अपना राशन लेने जाना है, दोनों इकट्ठे जाना है, खाना खाने जाना है, दोनों ने इकट्ठे जाना है। इस प्रकार अगर बाहर पेट्रोलिंग करने जाना है तो जो 4-5 लोग जाते हैं वो सब एक दूसरे, हमारे एक रोप बांधते हैं, एक्चुअली माउंटेन रोप, तो वो उसको रोप बोलते हैं कि ये रोप, तो सारे इकट्ठे जाते हैं। तो वो जो एक ब्रदरहुड और बॉन्डिंग है ना, वो ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा है। तो उसका वो बॉन्डिंग होना, वो एक मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सर तो जैसे मान लो ABCDE 5 बंदे हैं जो वहां पर रोप में साथ हैं, दे आर कनेक्टेड, दे आर इन वन ट्रूप, तो उसके बाद 90 डेज खत्म हो गए, दे आर पोस्टेड समवेयर एल्स, तो क्या वो वैसे भी एक ही ट्रूप और एक ही बटालियन में होते हैं, एक साथ पोस्टिंग होती है, या पोस्टिंग में अलग अलग कहीं और चले जाते हैं? नहीं, ऐसा है कि भी जो मेन होते हैं सारे इन्फेंट्री बटालियंस आती हैं यहाँ, वो एक ही ग्रुप के होते हैं, वो एक ही यूनिट के होते हैं। लेकिन उनके साथ जैसे आर्टिलरी की ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर हैं, सप्लाई के रेप हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल के जो नर्सिंग असिस्टेंट हैं, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन वो भी चले जाते हैं। लेकिन पहले तो उस टाइम इतना कम्युनिकेशन वगैरह नहीं होता था। आजकल तो मोबाइल है, ये है, तो अभी तो सब व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे पहले ये तो होता ही नहीं था। तो इसलिए, पर वो चिट्ठी पत्र द्वारा आपस में हमेशा एक परिवार बन जाता है जो टेन्योर है उसके बाद। जैसे अभी भी मेरे साथ जितने भी मेरे के कमांड के टाइम जितने भी पलटने आई, जितने भी डॉक्टर्स ने सर्व किया, हम हमेशा मिलते हैं, हम आपस में टच में हैं। कहीं हो तो कोशिश करते हैं कि हम You are like a big family. Like a big family. Yes, it is like that. तो सर जैसे हम लोग तो बॉर्डर पे जाते हैं, ऑब्वियसली हम कॉमन लोग से थोड़ा ज़्यादा चले जाते हैं, बट स्टिल वी आर सिविलियंस, तो देयर आर लिमिटेशंस टू अस आल्सो कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। मगर हम जैसे लेह लद्दाख गए हैं या राजस्थान गए हैं इतनी डीप बॉर्डर एरिया में, तो हमें लगता है कि BRO बहुत अच्छा काम कर रही है और इतनी अच्छी मतलब कनेक्टिविटी जो है वो हमें मतलब एज अ सिविलियन लगता है कि यार दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। आपका क्या ओपिनियन है उस बारे में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही ऑब्जर्वेशन किया है कि BRO इज़ अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई
I am more happy and I really appreciative that they are able to manage civilians. जो Okay. लेबर वगैरह होती है उनकी, हाँ जी, हाँ जी। they are civilian from all over the country. लेकिन the kind of work and the dangers that they face during the road opening, road construction is very very challenging. And वाकई एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करने के लिए। हर साल आप देखिए जुजीला खुलता है, हर साल वहाँ ऑपरेट करते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, पहले तो बहुत रूडिमेंट्री इक्विपमेंट होता था, उसके अलावा वो सब कुछ करते हैं। वाकई उनकी दाद देनी पड़ेगी उनकी हिम्मत और उनकी एफिशिएंसी की। And they are ready to serve the nation 24 hours. 24 आवर्स। और उनकी वजह से जो है ये रोड सारी खुली रहती हैं, मेंटेन्ड रहती हैं। एंड ऑफ कोर्स आई हैव सेड कुडोस टू देम एंड दे डू अ ग्रेट जॉब। सर हमें अब पिकल बॉल के बारे में कुछ बताइए। क्या है पिकल बॉल, आपको कैसे इंटरेस्ट आया और आपने क्यों सोचा, कैसे सोचा कि यार इस पे इतना काम किया जाए? राहुल, ऐसे है कि मेरी बेटी वो है, वो अमेरिका में है, तो हम वहाँ जाते रहते हैं। तो कुछ 2 साल पहले मैं जब उनको विज़िट किया तो मैंने ये गेम को वहाँ देखा। एंड मैंने देखा कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल टेनिस, टेनिस एंड बैडमिंटन, एंड इट्स प्लेड लाइक टेनिस ऑन द कोर्ट, ऑन अ हार्ड कोर्ट। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये लगा कि ये गेम जो है इट इज़ फॉर द एजेस ऑफ 8 to 80। I saw that the grandparents were playing with their children. I saw the parents were playing with the children. I saw old people playing with each other and enjoying. And that is what interested me the most. I said, यार ये तो बड़ी अच्छी गेम है, इसमें तो अगर बहुत ज़्यादा जोर लगाना है और खेलना है आप खेल सकते हो, बिकॉज इट्स क्वाइट एरोबिक एक्सरसाइज होती है उसके साथ। एंड अगर नहीं लगाना तो यू कैन एन्जॉय गुड फन, So I thought it's a very interesting thing. तो जब मैं वापस आया तो I did a little research to find out कि ये कहाँ इंडिया में खेल सकते हैं। तो I was quite surprised that it is only limited to Bombay and that also at a very early stage. अभी तो पिछले 2 साल में तो बहुत ही ज़्यादा सारी तरफ हो गया है, लेकिन उस टाइम सिर्फ बॉम्बे को रिस्ट्रिक्टेड थी। एंड वन NRI had started it in झारखंड, इन धानबाद। तो उधर से फिर वो बिहार में भी चली गई, तो वहाँ ही छोटे छोटे पॉकेट्स में उसको खेलते थे। एंड देन आई केम टू चंडीगढ़, मैंने कहा चल शायद इधर होता होगा, बट आई फाउंड कि नॉर्थ इंडिया में थी नहीं ये गेम। सो देन आई टुक इट अपॉन, देन व्हेन आई वेंट नेक्स्ट ईयर टू माई डॉटर, आई फाउंड कि देयर जितने भी बास्केटबॉल कोर्ट थे, जितने भी टेनिस कोर्ट थे, उसमें से 50% वर टर्न इनटू पिकल बॉल कोर्ट्स In USA. in the US, and I came to know that it is the fastest growing game in the US. मैंने कहा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो why can't the northern Indian tri-city, चंडीगढ़, पंजाब, why can't these children be given this opportunity to play? So फिर मैंने फैसला किया, no, being a फौजी, मैंने कहा यार let me lead this initiative. So that is how I, as a friend of mine, he's a tech guy, IT guy, owns a tech company. So he and myself, we made a small little sports club, and by the name of Shoot Pickle Academy, we started this academy in Mohali in a school, and now we are having another one in Saint Soldier School in Panchkula. And then I went around here, there, talking to people, giving demonstrations. I went to Maharaja Bhupinder Singh University, there I gave a demonstration. Then मैंने 1-2 शो किए, लोगों को बुलाया, दोस्तों को, and that is how, like a typical mission of a Fauji, I have taken it on to me, and I'm really very very happy that I am able to spread it across, at least Tri-City में तो काफ़ी अभी शुरू हो गया है, लोगों ने कोर्ट भी बनाने शुरू कर दिए हैं, and I'm very happy about that. तो सर यू हैव बीन लीडिंग अ वेरी इंस्पायरिंग लाइफ। ये आइडिया आपके दिमाग में कब आया टू गिव बैक टू द सोसाइटी? और अपने एनजीओ के बारे में हमें कुछ बताइए, क्या करते हैं, कैसे आपने सोचा कि एक एनजीओ बनाया जाए और कैसे मतलब सोसाइटी को रिवर्ट करने का आपने सोचा? एक्चुअली ऐसा हुआ कि कोविड से कुछ टाइम पहले जब हम इधर चंडीगढ़ में, दिल्ली में था मैं, बिकॉज एज यू नो
After I hung up uniform, I went into the corporate world. Okay. So I have an experience of about 10 to 12 years in the corporate world and I was based in Delhi. उसके बाद मैं यहाँ जब आया फाइनली, मुझे इधर भी एक अपॉइंटमेंट मिली थी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, मैं इधर रीजनल डायरेक्टर था. तो उस टाइम मैंने इधर उधर देखा एंड आई फाउंड के देयर आर सो मेनी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो कि जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, पढ़ाई की नहीं है. एंड सो एक इधर प्राइमरी स्कूल है. जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था, साइकिलिंग तो आपको पता है, जैसे आपने बताया मैं करता हूँ, तो साइकिल करते हुए जब मैं गुजरा तो मैंने साइकिलिंग नहीं करते सर, मैं बीच में बोल रहा हूँ, बहुत साइकिलिंग करते हो. हाँ, तो जब मैं वो एक वन ऑफ दो साइकिलिंग ट्रिप्स में जब मैंने देखा तो इधर ही सेक्टर 27 में मदनपुर विलेज है, तो उसके प्राइमरी स्कूल में मैंने देखा कि वहाँ तो 150-200 बच्चा घूम रहा है और जगह नहीं है, कुछ नहीं है. तो मैं आई जस्ट वॉकड इन, मैंने कहा ये क्या है भाई. वो कहते सर यहाँ ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे बना है, तो इनकी जो लेबर की कॉलोनीज़ हैं उनके बच्चे हैं ये, और हम क्योंकि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है हम इनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, दे हैव टू बी एनरोल्ड, पर मेरे पास जगह नहीं है. तो ये है. सो देन आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ. और एक मेरे मित्र हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड हैं डॉक्टर विजिता मेहता, तो शी एंड आई देन वी डिसाइडेड टू अडॉप्ट दिस स्कूल. ओके. तो हमने उस स्कूल के साथ हमने शुरू किया. उनके हस्बैंड जो है उनकी कंपनी है, तो उन्होंने हमें हर मदद की, हर कंस्ट्रक्शन कर दी, हमने स्टोर बना दिया, एक हॉल बना दिया. उनकी जितना कच्चा जगह थी उसकी जगह टाइलें वगैरह लगा दी. फ़िल्टर नहीं था पानी का, वो लगा दिया. अच्छा, फिर वो कहने लगे सर इनके पास स्टेशनरी नहीं है, वो नहीं है. फिर हमने स्टेशनरी का बंदोबस्त किया. तो दैट इज़ वेयर वी आई स्टार्टेड माई यू नो इट केम टू माई माइंड कि यस आई मस्ट गिव बैक टू सोसाइटी. मेरे मन में था, लेकिन वो एक ट्रिगर हो गया अपॉर्चुनिटी. बस उसके बाद कोविड आ गया. जब कोविड आ गया तो फिर एक दो और संस्था के साथ उन्होंने हमें बोला. तो मैं आपको बताता हूँ कि कोविड के टाइम मैंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया साइकिल के ऊपर. हाँ जी. तो जैसे लोगों ने ना लंगर खोले हुए थे यहाँ, लेकिन उसको लेके कौन जाए. तो फिर ये मेरा जो ग्रुप है, जो दिल से ग्रुप, जिसको मैंने शुरू किया था चंडीगढ़ में आके, साइकिलिंग ग्रुप, तो उनको मैंने वॉलंटियर बनाया सबको. अच्छा. कि भी हम इसको करेंगे. तो हम क्या करते थे कि 20-25 अपने अपने इलाके में अपने अपने लंगर को आइडेंटिफाई किया, और वहाँ से हम 15-20 से ज़्यादा पैकेट हम नहीं उठा सकते ना एक पैकेट में साइकिल के ऊपर. तो हमने अपने अपने एरिया बांट लिए, टीमें बना दी छोटी छोटी, 3-3, 4-4 लोगों की. तो हम वहाँ से कलेक्ट करते थे और लोगों के डोर स्टेप पे देते थे. क्या बात है. सो कोविड में ये किया. फिर मोहाली में एक संस्था है, एक मिस्टर कौड़ा हैं, तो उन्होंने अप्रोच किया कि सर हमें कुछ मदद कीजिए, हमारे बच्चों को वो ना एडमिशन नहीं मिलती आफ्टर स्कूल, उनके अभी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, और आप जानते ही हो बिकॉज उनके पास तो मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन वो नहीं कर सकते. तो फिर हमने उनकी मदद की. हमने वहाँ स्लम में वॉलंटियर्स इकट्ठे किए और कोविड के दौरान हमने उनको जाके पढ़ाया ताकि वो कंटिन्यू कर सकें. अच्छा. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स हु एंड माई दिल से टीम, जिन्होंने कि मेरा बड़ा सहयोग किया. पर मैं खुद जाता था और हम जाते थे और हम छोटा मोटा जो भी हम कर सकते थे. तो उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि आज से 4 साल पहले वो एक ऐसा टाइम मैंने आया कि भी मैंने सोचा यार कि हम अभी अपना ही कुछ संस्था बनाएं, ताकि हम कल को और मदद लेना चाहें या और फंडिंग करना चाहें तो एटलीस्ट दे शुड बी एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम, बिकॉज इट हैड बिकम अ पैशन इन मी कि आई मस्ट डू मच मोर फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर पीपल. तो फिर मैंने एक ट्रस्ट बना दी, सतविकम चैरिटेबल ट्रस्ट. तो उसके अंदर जो है हम ये काम कर रहे हैं अभी. तो हमने ये बच्चों का वो कर दिया प्राइमरी. हमने एक सात्विकम पाठशाला खोली है यहाँ पंचकूला में ही. एक मेरे मित्र हैं मिस्टर अनुज अग्रवाल, वो पिरामिड बिल्डर्स के मालिक हैं, तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग दी है हमें. तो उसमें हम एक स्कूल रन करते हैं. उसमें जो सुबह का टाइम जो बच्चे स्कूल नहीं जाते अभी
क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं ये नहीं भेजते जब तक कि बच्चे 5-5, 6-6, 7-7 साल के नहीं हो जाए। तो हम उनको बिठा के पढ़ाते हैं। तो मेरे पास 2 टीचर्स हैं, वॉलंटियर लेडीज़ हैं, जो कि वो क्लासेस सुबह लेती हैं। फिर हम आफ्टर स्कूल जब ये बच्चे आते हैं तो उनकी होमवर्क और वो कराना करते हैं। तो उनको हम मील्स भी प्रोवाइड कर देते। मील्स तो उनको मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ना कुछ न्यूट्रिशन जैसे केला हो गया, मिल्क वगैरह उनको हम देते हैं। सबसे बड़ी जो बात यह है कि जो उनके पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को पढ़ने नहीं देते। यू विल बी सरप्राइज्ड। वो दे डोंट वांट, दे वांट के हेल्पिंग हैंड करो। चलो अगर मैं एक घर ले सकती हूँ बर्तन मांजने के लिए, तो मेरी बेटी साथ में होगी तो मैं 2 घर और ले लूँ। उनको ये लालच रहता है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि उनको कैसे हम हाउ टू सॉर्ट ऑफ मोटिवेट देम। तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। हमें उनको फिर हम ये जो ये डोनेशन होती है ना कपड़ों की, हम वो भी ड्राइव करते हैं, ताकि उनको हम कपड़े देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं हम कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत कम लोग जानते हैं। सो इट इज नॉट ओनली चिल्ड्रन, न्यू टू अस। यस, हम चाह रहे हैं लेकिन वो ही नहीं चाह रहे जिनका हम भला चाह रहे हैं। This is exactly what I am facing practically on the ground. So we have to sensitize them, and I would not use the word bribery, but we actually, But it is kind of it bribery. is. I have to sort of placate them and by offering all that and helping them themselves. हमको बोला क्या कोई बात नहीं यार, ये बच्चा अगर आपको 1-2 हज़ार रुपये महीने का ला देगा, मैं देता हूँ आपको। क्या चाहिए आपको? सूट चाहिए, शूज, जूते चाहिए, स्वेटर चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, हम देंगे आपको, लेकिन आप बच्चे को स्कूल में। तो ये बस ये चल रहा है, एंड गॉड इज़ काइंड एंड आई एम एबल टू डू इट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू। और मैंने अभी कोई इंस्टीट्यूशनलाइज फंडिंग नहीं की है इसकी। ये मेरे मित्र ही हैं, दोस्त हैं, जिनको मैं साथ लेके चलता हूँ। दे फाइंड इट्स अ गुड कॉज, सो दे सपोर्ट मी। अभी मेरा जो लेटेस्ट इनिशिएटिव है कि हमने 5 लड़कियां हैं जिनको कि हम प्रोफेशनल कॉलेजेस में सपोर्ट कर रहे हैं। एक लड़की तो अभी लॉयर बन गई है और वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया उसने। और एक लड़की निफ्ट में है, निफ्ट पंचकुला में, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। एक लड़की एआई एंड मशीन लर्निंग कर रही है अमृतसर में, हाँ, और एक लड़की कंप्यूटर कर रही है। एक लड़की ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर चुकी है। सो दिस इज़ अनदर प्रोग्राम वेरी रिसेंटली वी स्टार्टेड। बहुत सुंदर सर, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके और आपने बहुत इंस्पायर किया। आई एम श्योर हमारी यंगर जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे, एंड दिस इज़ फॉर यू सर। Oh my God, thank you so much. Thank you for this and thank you very much for at least for coming over and having a chat with me.